Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABIM College, गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए कोर कोर्स 12 का पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में हमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है। यह पेपर जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी ये जो टॉपिक मैं बोलने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वो यह जनरल कोर्स के बच्चों को भी पढ़ना है। इस पेपर में एक प्रश्न आता है, अंग्रेजों के विरुद्ध चतुर्दिक मीन्स चारों तरफ, अंग्रेजों के विरुद्ध चारों ओर उत्पन्न हुए असंतोष के कारणों का वर्णन करें। थ्रो लाइट ऑन द सीजन्स ऑफ डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आज उसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जब हो गया तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के पश्चात क्या परिस्थितियां बनी और यहाँ के स्थानीय चेरो तथा नागवंश जो राजा थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा और यहाँ की साधारण जनता पे उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो आज मैं प्रारंभ करती हूँ अंग्रेजों एवं राष्ट्रीय राज्यों में संबंध और अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के कारणों का वर्णन। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ईस्वी में प्रारंभ हो चुका था। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 7 दशक लगे। जब 1837 ईस्वी में सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से स्थापित हो गई, किंतु छोटा नागपुर खास, पलामू, हजारीबाग, मानभूम तथा संथाल में भी वहाँ अंग्रेजी सत्ता की स्थापना शीघ्र हो चुकी थी। वहाँ स्थिति सामान्य नहीं थी। प्रारंभ से ही वहाँ कभी व्यापक तो कभी छुटपुट विद्रोह होते रहते थे जो कंपनी शासन के विरुद्ध होते थे। वस्तुतः संपूर्ण झारखंड में अभी भी अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर करने की एक क्षीण आशा बनी हुई थी। कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह के कई कारण थे, जिसका हम लोग एक के बाद एक वर्णन करेंगे। इसका प्रथम कारण यह था, कंपनी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष का प्रथम कारण यह है कि 1741 ईस्वी में आरंभ होने वाले मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1803 ईस्वी तक चलता रहा। इन आक्रमणों के फलस्वरूप फैली अराजकता ने झारखंड के निवासियों को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका दूसरा कारण यह है कि पलामू के जयनाथ सिंह, छोटा नागपुर खास के दर्पनाथ शाह, रामगढ़ के मुकुंद सिंह, ढालभूम के जगन्नाथ ढाल, संथाल परगना के जमींदार आदि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कंपनी सरकार ने उनके प्रभाव क्षेत्र से हटा दिया था। वे लोग निरंतर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाते रहते थे और स्थानीय लोगों को भड़काते रहते थे। इसका तृतीय कारण यह है कि मराठा आक्रमणों, विभिन्न राजाओं
जमींदारों द्वारा फैलाई गई गड़बड़ियों और बार बार फौजों के आने जाने से झारखंड के अधिकांश भाग उजाड़ हो चुके थे। उस आर्थिक कठिनाई और अन्न का अभाव हो चुका था, जिससे जनता विद्रोही हो चुकी थी। चूँकि झारखंड के लोग प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन बार बार फौजों के आने जाने से वहाँ की प्रकृति पर असर पड़ा था, जिससे वे लोग, यहाँ के स्थानीय लोग विद्रोही हो चुके थे और झारखंड के स्थानीय लोग अंग्रेजों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। जनता के अतिरिक्त कुछ राजा जमींदार भी, जैसे पलामू का गोपाल राय, ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल, बार बार अंग्रेजों के आने और हस्तक्षेप करने के कारण कंगाल हो चुके थे। उनकी सत्ता उनके हाथ से जा चुकी थी। कंपनी की निरंतर बढ़ती हुई मांग के कारण उनकी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ चुकी थी। वे नाम मात्र के शासक रह गए थे। इनके अधीनस्थ जागीरदार तथा जमींदार इनके अधीनस्थ जागीरदार तथा जमींदार ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और मालगुजारी भरना भी बंद कर दिया था। बार बार अकाल पड़ने के कारण झारखंड के कई भाग उजाड़ पड़ चुके थे। रोजी रोटी की तलाश में अनेक झारखंडी घर द्वार छोड़कर नज़दीक के राज्यों सरगुजा, मिर्ज़ापुर, दक्षिण बिहार तथा सीमावर्ती प्रदेशों में जाने को बाध्य हो चुके थे और जो लोग नहीं जा सके वे कंपनी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने को बाध्य हुए। चारों तरफ व्याप्त असंतोष का एक और कारण यह भी था कि कंपनी राजाओं और जमींदारों की उपेक्षा कर किसानों से सीधा बंदोबस्त कर रही थी। बकाया मालगुजारी के नाम पर किसानों को जमीन और जमींदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी। वस्तुतः कंपनी सरकार को और झारखंड के राजाओं, जमींदारों और जागीरदारों के बीच मालगुजारी और वसूली के झगड़े अनवरत चल रहे थे। स्थिति तो तब विस्फोटक हो गई जब बकाया मालगुजारी के लिए ऐतिहासिक राज्यों की नीलामी होने लगी, जैसे पलामू का चेरो राज्य। 1813 ईस्वी में ऐतिहासिक चेरो राजवंश के अंतिम शासक चूड़ामणि राय को बकाया मालगुजारी न देने के कारण राजगद्दी से उतार दिया गया। व्यापक असंतोष के कुछ प्रशासकीय कारण भी थे। सरकारी पदाधिकारी में अधिकांश गैर झारखंडी लोग थे। जहां तक पहुंच पाना साधारण आदमी के लिए कठिन था। सरकारी कचहरियों में जो न्याय की प्रक्रिया थी वे धीमी तथा प्रभावहीन हो चुकी थी। प्रभावशाली लोग प्रायः कचहरी में उपस्थित ही नहीं होते थे और अपने विरुद्ध हुए फैसलों को लागू ही नहीं होने देते थे। सरकारी आदेश को मनवाने के लिए प्रायः फौजें आती थी, जिससे जन साधारण के मन में सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न होता था। सरकार ने झारखंड में पुलिस प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, किंतु विभाग पर होने वाले व्यय तथा खर्च को स्थानीय राजाओं तथा जमींदारों को उठाना पड़ता था।
पुलिस विभाग पर यह द्वैध नियंत्रण राजाओं जमींदारों के लिए अरुचिकर था और इस वजह से ये राजा जमींदार तथा स्थानीय लोग अत्यधिक असंतुष्ट थे। पुलिस प्रशासन की नई व्यवस्था आदिवासियों में भी अलोकप्रिय थी और इससे उनका असंतोष घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। फलस्वरूप विद्रोह की एक सहज स्वाभाविक भावना यहाँ के स्थानीय लोगों में आ चुकी थी। झारखंड में कंपनी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि एक विशाल भू क्षेत्र पर यहाँ की स्थिति से कम वाकिफ, मतलब झारखंड में कंपनी की शासन व्यवस्था जो थी उसके बारे में बाहर के लोग उतना अधिक जानते नहीं थे, फिर भी वे एक कानूनी व्यवस्था उनके ऊपर लादने का प्रयास करते थे। आदिवासी इसलिए भी असंतुष्ट थे क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी गैर झारखंडी और अधिकांशतः बिहार तथा बंगाल के थे और फलस्वरूप कंपनी शासन के आरंभ से ही झारखंड में असंतोष के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे थे। कंपनी शासन के 5 दशकों में ही अनेक छोटे बड़े विद्रोह हुए। इनमें सबसे बड़ा 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह के रूप में हुआ। असंतोष का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था। प्राचीन काल से ही जनजातियां एवं बाह्य संस्कृतियों के बीच कभी विरोधात्मक तो कभी सहयोगात्मक संपर्क तो रह रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनके लिए एक नया खतरा पैदा हो चुका था। पुरानी समय में वे उन लोगों के बाद बाह्य संस्कृतियों से का विरोधात्मक संघर्ष होता था, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक सामंजस्य स्थापित हो जाता था। किंतु अंग्रेजों के आगमन के पश्चात उनका संपर्क एक आक्रामक संस्कृति से हुआ जो उन्हें दबाने की कोशिश करते थे, जिससे उनमें सहज स्वाभाविक विरोधात्मक प्रतिक्रिया हुई। औपनिवेशिक व्यवस्था जनजातियों के लिए एक त्रासदी की तरह सिद्ध हुई। वस्तुतः इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलन और विद्रोह का सहारा लिया। इन विद्रोहों को साधारणतः आकस्मिक घटनाओं की संज्ञा दी गई है, पर वस्तुतः ये आदिवासी विद्रोह न होकर आंदोलन थे जिनका जनजातीय सामाजिक संरचना से सीधा संबंध था। इसी बीच में 1786 ईस्वी में 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक स्पष्ट निर्देश लेकर भारत आया कि मालबंदी तथा कर वसूली संबंधी स्थायी कानून बनाए। उसका दृष्टिकोण अस्पष्ट था। जमींदारों या उसके द्वारा खड़ा किया गया नया वर्ग कलकत्ता स्थित दीवान के प्रति वफादार न होकर दिल्ली के बादशाह और मुर्शिदाबाद के नवाब के प्रति वफादार न हो, बल्कि कंपनी शासन के प्रति वफादार हो। परंतु अंग्रेजों के लिए निजी संपत्ति एक प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार था, लेकिन आदिवासियों के लिए प्रकृति ही कानून थी। वे प्रकृति से जुड़े थे और पेड़ और नदी नालों की तरह भूमि भी उनके लिए प्रकृति की देन थी। वे प्रकृति में पलते बढ़ते थे। वे उसका उपभोग इस प्रकार करते थे जैसे वो हवा में सांस लेते थे। जनजातीय अर्थव्यवस्था अभी भी वस्तु विनिमय पर आधारित थी। मुद्रा प्रसार अभी भी सीमित मात्रा में होते थे। स्वभाव से ही आदिवासी अपनी तत्काल आवश्यकताओं के आगे की बात नहीं सोचते थे, इसलिए वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो बचत या संचय की बात को
भूल से भी नहीं सोचते थे और उनका विश्वास था कि जो भी मिलेगा उन्हें प्रकृति से मिलेगा और उनका जीवन यापन हो जाएगा। पर अंग्रेजों के आ जाने के बाद एक तरह से उन पे आर्थिक बोझ बहुत अधिक पड़ गया। जमींदारों उन्हें गैर कानूनी कर देने तथा बेगार के लिए बाध्य करते थे। इस नई व्यवस्था में आदिवासी कृषक जमींदारों की दया पर आश्रित हो चुके थे। अपने औपनिवेशिक बोझ के वहन के लिए, खर्च के लिए न केवल कृषि उत्पादन का अधिकांश हिस्सा निकल कर जा रहा था, बल्कि आदिवासियों का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, जिसके कारण वे कर चुकाने के लिए वो कर्ज के बोझ से दबते चले जा रहे थे। अपने बढ़े हुए कर की अदायगी के लिए उन्हें साहूकारों, जमींदारों अथवा धनी वर्ग के किसानों से कर्ज लेना पड़ता था। वस्तुतः उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि एक भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित आपदा उन्हें त्रस्त कर देती थी, जिसके कारण वे शस्त्र उठाने, विद्रोह करने और आंदोलन के लिए बाध्य हो गए, और जिसकी परिणति हमें उनके द्वारा किए गए अनेक विद्रोहों के रूप में हुई। ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह के रूप में उनके विद्रोह निरंतर चलते रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध चारों तरफ एक असंतोष की लहर फैल गई थी, जिसकी परिणति एक विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई। धन्यवाद।